गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ फ्रॉम जबलपुर। आई एम ए गायनिकोलॉजिस्ट। मैं विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। हम रेगुलर आईवीएफ, इक्सी, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र, मेल इनफर्टिलिटी को देखते हैं और हम प्रीनेटल जेनेटिक्स में भी काफ़ी काम करते हैं ताकि एक स्वस्थ बच्चे का जन्म भी हो सके। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है जो कि हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस लेके उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ गो अहेड विद द क्वेश्चंस। क्या सीवीएस एमनियोसेंटेसिस से ज़्यादा पेनफुल होता है? यदि आप क्वांटिफाई करें तो डेफिनेटली ज़्यादा होता है। और हम जब सीवीएस करते हैं तो ये वाली चीज़ आज ही जो सीवीएस किया, सीवीएस का मतलब होता है कि यहाँ पर जो प्लेसेंटा है उसमें से हम एक सैंपल निकालेंगे। एमनियो का मतलब होता है ये बच्चा है, समझ लीजिए, तो उसके भीतर जो लिक्विड है उसको जब हम निकालते हैं उसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। सीवीएस जो है ये 11 से 13 हफ्ते के बीच में, मतलब 3 महीने के आसपास किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस 16 वीक्स, मतलब 4 महीने के बाद किया जाता है। सीवीएस करते समय हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो नीडल डालते हैं उसका जो गेज है वो, जैसे मैं 18 गेज से, 18 गेज मतलब थोड़ी मोटी नीडल, और एमनियोसेंटेसिस हम 22 गेज मतलब बहुत पतली नीडल। तो ये आप इसी से देख सकते हो कि जब 18 गेज की नीडल अंदर जाती है तो थोड़ा पेन होता है। मैं आजकल, यदि पेन लगता है कि पेशेंट का पेन ज़्यादा होगा तो मैं ये आजकल सीवीएस एनेस्थीसिया में करता हूँ। इसमें एक फ़ायदा ये है कि हमको काम करने में आसानी भी होती है। 11 से 13 हफ्ते में आप सीवीएस कर सकते हो। पेशेंट यदि नहीं हिलेगी तो सैम्पलिंग अच्छी होती है और बच्चे में चोट लगने की संभावना कम रहती है। तो सीवीएस डेफिनेटली एमनियोसेंटेसिस से ज़्यादा पेनफुल होता है यदि आप एनेस्थीसिया ना दें, पर एमनियोसेंटेसिस इज़ नॉट वेरी पेनफुल। ये एक ब्लड निकालने जैसा दर्द देता है। फीटल रिडक्शन में कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा रिड्यूस करना है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो फीटल रिडक्शन होता है उसमें ये कोशिश की जाती है कि हम जब एंटी स्कैन करते हैं या फिर बच्चे का हम एन्यूप्लॉयडी स्क्रीनिंग करते हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा, तो जो ज़्यादा रिस्क महसूस होता है उसका रिडक्शन होता है। पर कई बार दोनों यदि ठीक हैं तो फिर एक जो सुविधाजनक होता है उसका रिडक्शन होता है। 2 बार 7 मंथ में एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया है, इसका क्या कारण हो सकता है? अब 2 बार यदि 7th मंथ में एमनियोटिक फ्लूइड यदि कम हो रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चिंता का विषय है। बहुत सारे ऐसे बीमारियां होती हैं जिसमें ये किडनी का प्रॉब्लम होता है बच्चे में, जिसमें यूरिन कम बनती है और जिसके कारण ये, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि आपका ये प्रेगनेंसी में यदि जो बच्चा हुआ उसका यदि डीएनए रखा है तो उसका क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंसिंग करा लीजिए। कई बार हस्बैंड वाइफ कैरियर्स होते हैं कुछ बीमारियों के, सीलियोपैथी में, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट उसमें रिकरेंस रेट 25% होती है, तो बार बार ये हो भी सकता है। एक बार यदि डिजीज़ पकड़ में आ जाए तो तीसरे महीने में कोरियन मिलर सैंपलिंग द्वारा ये पता कर सकते हैं कि बच्चे में कुछ खराबी है कि नहीं। यदि खराबी है तो रखना है कि नहीं, यदि खराबी नहीं है तो उसको कंटिन्यू कर सकें। आईवीएफ के इंजेक्शन लगे 2 बार फिर भी अंडे नहीं बन रहा है जबकि एएमएच लेवल 2.4 है। 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये भी होता है कई बार, जो कॉमन ज़्यादा हम सोचते हैं कि इंजेक्शन में यदि प्रॉब्लम है, मतलब उसका कोल्ड चेन यदि मेंटेन नहीं है, यदि इसकी इफेक्टिविटी कम है। दूसरा एक ये भी होता है कि जो इंजेक्शन हम लगाते हैं उसमें एफएसएच और एलएच कंपोनेंट होता है। ये जब इंजेक्शन हम लगाते हैं तो इसको एचएमजी बोलते हैं, या फिर रिकॉम्बिनेंट यदि आरएफएसएच लगा रहे हैं तो ये जो इसमें गोनाडोट्रोफिन होता है, गोनाडोट्रोफिन कहाँ काम करेगा? ओवरी में। ओवरी में कहाँ काम करेगा? फॉलिकल में। फॉलिकल में कहाँ काम करेगा? अंडे की वृद्धि में। अब ये जब यहाँ काम करता है और इसके यहाँ पर जो इसकी गेट है उसको रिसेप्टर बोलते हैं। ये रिसेप्टर एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन का एक डीएनए होता है। इस डीएनए में यदि कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये वाला गोनाडोट्रोपिन वहाँ जाके काम नहीं करता, ये ग्रो नहीं करता। इसको एलएच, एफएसएच रिसेप्टर जीन एनालिसिस बोलते हैं। ये मैं रेगुलर कराता हूँ जब मुझे ऐसा दिखता है। ऐसा करके हम एक ऑल्टरनेट तरीके से या फिर गोनाडोट्रोपिन का डोज बढ़ा के काम कर सकते हैं जिसमें अंडे मिल सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अगेन हमारे वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।